Good evening, friends. Welcome to another session of Physics Unveiled. Now, in our last session, we have posted 15 odd numericals in our channel and asked all of you to solve them. Some of the submission that we have received, going through it, we are getting that student getting the concepts well, but in some of the places they are not able to apply it properly. So there is a problem in tuning. So what we have decided, instead of posting the solution straight away, we are posting the kind of hint for which will not only help you to solve this problem, but also help you in future problems as well. अपने हिंदी के सब्सक्राइबर्स के लिए कल हमने जो 15 न्यूमेरिकल्स पोस्ट किए थे, उन 15 न्यूमेरिकल्स में आप लोग में से कुछ लोगों ने पोस्ट किए हैं, अपने सॉल्यूशन सबमिट किए हैं। उन सॉल्यूशंस को देखने के बाद हमें ये पता चला कि आप लोगों को बात वेक्टर्स की बातें समझ में तो आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पे कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो फिर से मैं आपको अर्ज करता हूँ कि काइंडली गो थ्रू द वीडियोस प्रॉपरली एंड सी दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन गिवन ओवर देयर। आप उसको पॉज करें, उसमें देखें, आगे बढ़े जब तक समझ में नहीं आए व्हाट काइंड ऑफ थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर देयर, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन स्पोकन अबाउट, just delve into it deeply. Okay, do not watch it like a movie having a popcorn. Okay, so it's a physics and you have just stepped into class 11, and as I've already told ki class 11 and 10th ke syllabus mein there is a huge difference. So you have to learn so many new things which are not present in your class 10. So with saying so, I urge you again, those who have not been able to solve these problems, kindly go through the videos part 1 and part 2 of our vectors and scalars and try solving of your own without referring the solutions. Instead, I have given some hints in this particular video. I'm going to give some hints in this particular video so you can take advantage of that. So we'll start from the problem number 1. Okay, so the problem number 1 is very simple. It was asking, you can see it was asking about that a person is going from moves 40 meter north, and then he take a turn towards west, and finally 30√2 meter in the southwest direction. So what is the net displacement? Now in this kind of problem, इस तरह के प्रॉब्लम में हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है बेसिकली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ड्रॉ करें। ओके, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको फायदा क्या होगा, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, ओके, और ये एक्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है, वाई की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसी के रेफरेंस पे अपने वेक्टर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस आदमी ने यहां से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, पी तक पहुंचा, ये पी तक पहुंचा, तो ओपी वेक्टर जो है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं 40j। फिर उसने यहां से स्टार्ट किया, पी से स्टार्ट किया, क्यू पे खत्म हुआ, एंड व्हिच इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप समझिए, इस तरफ जो है नेगेटिव एक्स होती है ना, इस तरफ पॉजिटिव एक्स होती है। ओके, इस तरफ पॉजिटिव वाई होती है ऊपर की तरफ, और इस तरफ नेगेटिव वाई होती है। अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि -30 आई है ना। तो अब अगर इस चीज को थोड़ा सा नीचे जाएं कि जहां पर उसने टर्न लिया है साउथ वेस्ट में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साउथ वेस्ट में उसने टर्न लिया है, क्यू से उसने नीचे की तरफ टर्न लिया है 45 डिग्री। तो हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा के आपको क्या मिला था, आपको कि हमने पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जो होता है बेसिकली उनका रिजॉल्व होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल, ये आर एक वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ये ओपी मेरा मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, और ये जो है मान लीजिए मेरा वाई डायरेक्शन है। ओके, तो एमपी अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ मैं ड्रॉ कर दूं, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री एमपी इक्वल टू हो जाएगा ओएम साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं पी बाई एच इक्वल टू होता है साइन थीटा, ओके, एंड बी बाई एच होता है कॉस थीटा। तो उसी प्रिंसिपल को यहाँ इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं। तो ये जो क्यूएम वेक्टर है, इस क्यूएम वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ, एक कंपोनेंट होगा इसका वाई की तरफ, लेकिन वाई जो है नेगेटिव की तरफ है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 30√cos 45 डिग्री है, बिकॉज एंगल 45 डिग्री बना हुआ है। एंड इसको लिख सकते हैं 30
रूट साइन 45 डिग्री माइनस जे, ओके, बिकॉज ये जे डायरेक्शन पे है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट आप इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दें, लाइक ये आप जोड़ दें तो आपको आ जाएगा। आई होप इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर में जैसे भी जब भी इस तरह की प्रॉब्लम रहे, आप सबसे बेहतर टेक्निक यही है जो मैंने आपसे कहा। 3 टेक अवे है इसमें। पहला क्या है कि पहला आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड, अपना रेफरेंस पॉइंट बना ले, रेफरेंस पॉइंट जैसे हमने ओरिजिन को बनाया था रेफरेंस पॉइंट। एंड तीसरा, इंडिविजुअल वेक्टर्स की पोजीशनिंग करें, इंडिविजुअल वेक्टर्स, पोजीशनिंग ऑफ वेक्टर्स, पोजीशनिंग ऑफ, एंड फिर सबको आप इंडिविजुअली जोड़ सकते हैं तो आपका जो फाइनल वेक्टर आ जाएगा। ओके, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है अभी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स में। सेकंड न्यूमेरिकल था, इसमें आप देखें, इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, M is the midpoint. This point was the midpoint. Okay, vector AB was A and vector BC was B. तो आपको क्या क्या निकालना था? आपको याद होगा, आपको निकालने के लिए मैंने कहा था कि AC का वैल्यू क्या होगा, ओके, CA का वैल्यू क्या होगा। आपने न्यूमेरिकल्स वाले जो डाउनलोड किए हैं हमारे गूगल ड्राइव से, उसको आप रेफर कर सकते हैं साथ में। AM की वैल्यू क्या होगी और MB के वैल्यू क्या होगी, ये सब चीजें पूछी गई थी आपसे। तो आपने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो पढ़ा ही है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि अगर ये मान लीजिए वेक्टर है, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा A वेक्टर है जो कि इस तरफ है, ये B वेक्टर है इस तरफ है, तो ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट R है, तो R इक्वल टू क्या होता था? A प्लस B। उसी वेक्टर्स के लॉ को हम फॉलो करते हुए ट्राइंगल ABC में हम लिख सकते हैं कि जो AC है वो कुछ नहीं बल्कि AB और BC है, AB प्लस BC। ठीक है, सेम इस ट्राइंगल रूल को फॉलो करते हुए देखिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके, तो A प्लस बी हो जाएगा ये AC। AM जो है हमने कहा है कि M जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये हाफ ऑफ AC होगा, तो हमने हाफ ऑफ AC लिख दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं नीचे वाले ट्राइंगल पे जिसको कह रहे हैं हम BCM। ओके, BCM, तो BCM एंगल में देखिए यहाँ पे जो BCM एंगल है ये वाला, इसमें क्या होगा, क्या होगा? ये होगा MC प्लस CB इक्वल टू MB, राइट? ओके, तो MB इक्वल टू क्या हो गया? MB इक्वल टू MC प्लस CB इक्वल टू, सॉरी BM होगा ना, ओके, दैट्स अ BM, क्योंकि MB, ओके ठीक है। तो MC प्लस CB इक्वल टू MB। ओके, अगेन ट्राइंगल रूल, MC प्लस CB इक्वल टू MB। ओके, तो अब इसको फॉलो करते हुए ये A प्लस B बाई 2 आ चुका है। BC की वैल्यू जो है हमने देखा, BC की वैल्यू जो है P है, तो CV की वैल्यू क्या होगी? माइनस B, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इन दोनों को ये कर दें तो A माइनस B प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया है AC की वैल्यू क्या होगी, तो सिंस आप देखिए अगर AC की वैल्यू A प्लस B है, A से C, तो C टू A क्या है? जस्ट एन एंटी पैरेलल वेक्टर है। ओके, तो एंटी पैरेलल वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? AC जो होगा वो जस्ट अपोजिट, फ्लिपिंग साइड ऑफ अपोजिट है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस A प्लस B। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें टेक अवे ये है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा के पूछे, हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया है, एग्जाम में आपको पॉलीगॉन के बारे में आ जाए, ऐसा 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 कुछ आ जाए और आपको बोले कि ये निकालो या ये निकालो, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल में तोड़ लेना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये आपको फाइनल निकालना है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला पहले हो जाएगा A प्लस B, फिर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, फिर ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, है ना, फिर हम इसको ऐड कर देंगे, जब ये बन जाएगा तो फिर ये और ये वाला को हम जोड़ेंगे,
तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा फाइनल। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चन आए, ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से आपका काम आएगा, उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। आई होप इट इज क्लियर ना। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज अ पॉइंट ए एंड ए से एपी पी क्यू आर 3 पॉइंट है। ओके, नाउ इसमें पूछा गया है एपी का वैल्यू दिया हुआ है, एपी इज गिवन टू यू। प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो एपी जो है 2a है, AQ जो है वो 3b है, और AR जो है वो जो है 9b माइनस 4 है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया है कि यू हैव टू प्रूव दैट PQR इज राइट एंगल, सर PQR इज कोलिनियर। ना अभी क्या है कि कुछ लोगों ने क्या किया है, मुझे जो सॉल्यूशन सबमिट हुए हैं उसमें क्या मैं देख रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये P है, ये Q है, ये R है। अगर मैं पहले से एज्यूम कर लूं कि वेक्टर्स ऐसे हैं, सपोज दैट हमने पहले से एज्यूम कर लिया, एज्यूम दिस द वेक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि PQ प्लस QR इक्वल टू PR, कह सकते हैं ना। लेकिन अगर इसी वेक्टर को हम ऐसे लिखे, मान लीजिए P2Q है और ये Q2R है, अभी भी ये PQ प्लस QR इक्वल टू PR होगा वेक्टर, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ लोगों ने ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल ऑफ कोलिनियरिटी को प्रूव कर दिया, जो कि अप्रोच रॉन्ग है। दैट अप्रोच इज रॉन्ग, बिकॉज आपको वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बोला गया, जब हम वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो दोनों के बीच का एंगल पता होना बहुत जरूरी है। तो फिर कोलिनियरिटी प्रूफ कैसे करेंगे? तो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए क्या है कि क्या दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये तो कंडीशन क्लियर है, या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, तो कोलिनियर तो 100% हो सकता है, ठीक है। लोकेशन कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि वेक्टर्स कहीं भी होगा, लेकिन वी हैव टू प्रूव इट इन सच ए वे दैट द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, टू एंगल, जो ये मान लीजिए A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री आ जाए तो हम कह देंगे दोनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। कंडीशन नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कोलिनियरिटी का। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बताया था मैंने कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करे, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करे तो रिजल्टेंट क्या आता है? एक वेक्टर आता है। अगर हमने बताया था अपने, अगर आप वापस से वीडियो को रिवाइज करेंगे तो उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, जहां n एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो A पैरेलल टू B होता था। n की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते थे या नेगेटिव वेक्टर्स होते थे। अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 वेक्टर निकलता था, है ना। तो हमें बेसिकली क्या है कि इसी लाइन पे प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि या तो ये वाला प्रूफ करे, या तो ये प्रूफ करे, या तो ये कंडीशन ले। तो दो कंडीशन है हमारे पास कोलिनियरिटी की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई जे के नाम का कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो इसको प्रूफ करना थोड़ा टफ पड़ेगा, राइट। इसको तो हम सेकंड अप्रोच लेते हैं, ये वाला अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच के तहत हम क्या करते हैं, पहले हम क्या निकालते हैं? PQ को निकालते हैं। तो ट्राइंगल, अगर आप इस ट्राइंगल में जाएं, इस ट्राइंगल में घूमे APQ में, मुझे PQ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? AP प्लस PQ इक्वल टू AQ, जो कि इक्वेशन मैंने यहां लिखा हुआ है। ओके, अब सेकंड जो है, यहां वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूं उसको, ताकि बार बार मैं रिफर ना करना पड़े। ये A है, PQ, ओके। नाउ दूसरा जो है AQ माइनस AP इक्वल टू हो जाएगा PQ, तो PQ की वैल्यू ये हो गई, ओके। फिर देखिए AQR एंगल में क्या है, मुझे QR निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि QR निकालना, तो AQ प्लस QR इक्वल टू AR होगा, अगेन ट्राइंगल रूल से, ओके। तो अगर ये दोनों चीज हो गया तो इसका मतलब QR की वैल्यू कितनी हो गई? AR माइनस AQ, दोनों वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो ये 6B माइनस 4 आया। इससे 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो ये है। तो इसका मतलब हम प्रूव कर पा रहे हैं कि QR जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ PQ है। इसका मतलब QR और PQ क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल है तो कोलिनियर है। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है।
तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने हम अपने सॉल्यूशन में ये वाला अप्रोच इस्तेमाल किया है, जिस अप्रोच इस्तेमाल किया कि दोनों को जोड़ दिया है, उन्होंने पहले से एज्यूम कर लिया कि दोनों वेक्टर जो है सेम ही लाइन में। तो इस तरह का सवाल जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारी पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ता है। ओके, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का कंडीशंस को देखें, उसके हिसाब से आप सॉल्व करें। चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा एंड पांचवा, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट वेक्टर्स पे बेस्ड है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि मैंने आपको दिखाया कि ये दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अगर इस दोनों के वेक्टर के बीच के एंगल अगर थीटा हो, तो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। क्लियर? और अगर ये एंगल रिजल्टेंट अगर टेन अल्फा एंगल बना रहा है विद वन वेक्टर, तो टेन अल्फा की वैल्यू होती है ए साइन थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा। अगर ये जिसने नहीं पढ़ा तो काइंडली यहाँ पर मैं बोलूंगा कि काइंडली रिफर आवर वीडियो एंड सी द पैरेललोग्राम रूल। एनालिटिकल मेथड, वहां पे ये दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये थीटा अगर जीरो है, तो थीटा जीरो मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन पे है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो। कॉस जीरो का मतलब वन, वन का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो दो वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए प्लस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम। फिर अगर दो वेक्टर दूसरे का अपोजिट रहा, मतलब पाई एंगल रहा, तो पाई रहा तो cos थीटा cos पाई इज -1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी। मतलब दो वेक्टर को अगर मैं ऐड करना है तो उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगी, a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में रहेगी मैग्नीट्यूड, राइट। तो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा नहीं, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, क्लियर? क्योंकि इस फॉर्मूला से तो यही दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए दिखाया है 3 न्यूटन का फोर्स है, एक में 4 न्यूटन का फोर्स है। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको ये अप्रोच पसंद नहीं आ रहा, तो हम ये अप्रोच से भी तोड़ सकते हैं। तो हमने 3 न्यूटन का फोर्स जो है एक्स के डायरेक्शन में ले लिया, तो 3 cos 60 हो गया, वाई के डायरेक्शन में ले लिया तो 3 sin 60 हो गया। तो टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, 3 cos 60 तो लग ही रहा था, और ये भी एक्स डायरेक्शन पे है, तो प्लस 4i। ठीक है, 3 cos 60i प्लस 4i। एफ वाई क्या हुआ, ओनली 3 sin 60 है, तो 3 sin 60 इंटू जे। तो ये दोनों फोर्स अगर एफ एक्स और एफ वाई अगर 90 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्टेंट अगर ये है एफ आर, तो ये दिख रहा है आपको कि 90 में अगर इसको रखेंगे दो वेक्टर्स का, अगर इसी वेक्टर में यहाँ पर मैं लिख दूं कि अगर ये दोनों एंगल 90 है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर इफ थीटा इज π/2। इसको आप डाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे। तो ये इसलिए मैंने एफ एक्स का वैल्यू किया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एंगल निकालना है तो ये थीटा एंगल है, ये निकालना है तो एफ वाई बाई एफ एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ये आप बिल्कुल ना भूलें, ये तो बिल्कुल बहुत हैंडी होता है जब आपको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ओके, अब हम आते हैं बोट वाले क्वेश्चन पे। तो ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये देखिए हमारा मोटर बोट है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जिसको मैंने इसको पहले से तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और इसी को मैंने वाई और एक्स दोनों कंसिडर कर लिया। तो ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है मोटर बोट, इसकी स्पीड है वी ऑफ बोट। ओके, लेकिन ये वी ऑफ बोट जब मैं लिखता हूं तो बेसिकली क्या होता है, बोट की स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जब कुछ मेंशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ओके, जब पानी शांत हो, पानी में करंट ना हो, लेकिन यहाँ तो पानी में करंट है, तो पानी की जो करंट है वो 60 डिग्री, 60 डिग्री आपकी ईस्ट ऑफ साउथ बह रही है, तो ये इस डायरेक्शन है, ईस्ट ऑफ साउथ में बह रही है। तो इसको हम अगेन सॉल्व कर सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो वेक्टर मेथड से भी सॉल्व सकते हैं। अभी दोनों वेक्टर के बीच में डायरेक्शन कितना है, 120 डिग्री। यहाँ आप 120 डिग्री डाल दें और निकाल लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो आपको दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ करंट जो है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो इसको आप तोड़ लीजिए, तो इधर v cos 60 हो जाएगा, इधर v sin 60 हो जाएगा। ओके, इस तरफ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये बेस हो जाएगा, ये ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस तरह हम तोड़ सकते हैं। तो टोटल जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में
टोटल जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वो क्या हो गई, वो हो गई, ये मान लीजिए रिलेटिव है, तो रिलेटिव को मैंने तोड़ लिया, तो वी आर कॉस थीटा इक्वल क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी साइन साइन 60, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इस तरफ है, तो मैंने माइनस बी साइन 60 हो जाएगा प्लस 0, क्योंकि इधर कोई वेलोसिटी है नहीं। ओके, मतलब ये टोटल वी एक्स की वैल्यू है। ओके, अब अगर मैं ये करता हूँ कि इस तरफ कोई वेलोसिटी है नहीं, तो मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ना, तो ऐड कर रहा हूँ मैं दोनों को। ओके, अभी क्या है, वी आर साइन थीटा प्लस वी वी माइनस वी सी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये भी लिख सकता हूँ इस तरफ। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से आपकी वही आ जाएगा, वी आर स्क्वायर इक्वल टू वी वी स्क्वायर में वी सी स्क्वायर मैंने वी वी सी कॉस 60 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें वही आएगा फॉर्मूला। ओके, तो तरीका बहुत सारा है, आप उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व भी करना भी चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करें और देखें कि आपका रिजल्ट क्या आता है, और जो भी आपका इक्वेशंस आए वो सॉल्यूशंस आए आप हमें पोस्ट करें ताकि हम उसको चेक करके बता सकें। तो बेसिकली क्या है, इन तमाम दो प्रॉब्लम में मैंने बताने की कोशिश की कि वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल पता हो तो आप डायरेक्टली एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ये इस्तेमाल कर ले और इससे आप रिजल्टेंट और इसका एंगल निकाल लें। ओके, अब वापस से है कि एक क्वेश्चन था इसी पे बेसिस पे, एक क्वेश्चन था जो कि मैं 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उसमें था कि फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं, इसको मैं, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन था कि एक बॉडी है, उस पर 3 फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की, एक लग रही है 2 न्यूटन की, एक लग रही है 4 न्यूटन की, मान लीजिए, मुझे नहीं पता एंगल क्या है, मैं जैसे ले रहा हूँ, तो इन क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है नहीं, तो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इन दोनों फोर्सेस को एक साथ ऐड करें तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3, ये 3 न्यूटन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब मिनिमम क्या हो सकती है, 1। अब ये 3 न्यूटन मान लीजिए है, 3 और इसका अपोजिट में क्या है, 4, कैंसिल नहीं हो सकता, 4 और यहाँ 1 है, कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस केस में क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। अब इन दोनों को देखिए, अगर मैंने 1 एंड 5 लिया, 1 एंड 4 लिया, तो इसका मैक्सिमम 5 हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, 3। इसका अपोजिट में क्या है, 2, ये भी कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अब 2 एंड 4 को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2, तो 6 एंड 2 का अपोजिट में क्या है, 1, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए वेक्टर एडिशन का ये बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिया था कि आर मैक्स और आर मिन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आर मैक्स की वैल्यू कब हो रही है, जब फाई इक्वल टू 0 डिग्री है, और आर मिन की वैल्यू जब फाई इक्वल टू पाई, और अगर आर मिन की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फिर वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, इसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग केस में। ये अगेन इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। पहला मेथड तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप उससे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके, या डायरेक्टली ये वो करके। अभी देखिए कि मतलब क्या कह रहा है कि एक फिशरमैन है, उसको पी से यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो एक टाइम में पहली बार में वो नाव अपना ऐसे चलाता है पी से क्यू, और अगर इसमें करंट रहेगा, रिवर में करंट रहेगा, तो ऑब्वियसली इधर तो नहीं जा पाएगा, वो जाएगा किधर, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसको जाना था, मान लीजिए कि क्यू पे जाना था, तो वो एम पे पहुंच जाएगा। ओके, तो ये एंगल कुछ बना दो चला जाता है, ये एंगल किसका है, बेसिकली रिजल्टेंट का एंगल है, कि रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी इस तरफ हो गई, वेक्टर तो उसका इस तरफ था वी बोट। ओके, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, कैसे निकालेंगे एंगल, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था एनालिटिकल में, क्या पढ़ा था हमने, फिर से हम याद करें कि अगर ये मान लीजिए कि दो एंगल है, ये ए है ये बी है, और ये दोनों के बीच में एंगल फाई है, और ये रिजल्टेंट है मान लीजिए आर, ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ए साइन फाई बाई बी, ए प्लस बी प्लस ए कॉस फाई, राइट। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग एंगल क्या थी दोनों के बीच में, 90 डिग्री, तो इसका मतलब हमारा जो फाई था वो फाई कितना था, 90 था, तो फाई अगर 90 होगा तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, रिजल्टेंट एंगल क्या होगा, टेन थीटा मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए साइन फाई, मतलब ए
साइन 90, ए का मतलब वीवी ऑफ बोट इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1, फिर वीसी ऑफ करंट प्लस वीवी ऑफ बोट कॉस 90, कॉस 90 इज 0, तो वीवी बाई वीसी, सिंपल। ओके, वीवी बाई वीसी। और अगर ये एंगल ले तो रिवर्स हो जाएगा, जस्ट वीसी बाई वीवी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका रिवर्स एंगल आ जाएगा वो। ओके, या इसको आप कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा वो, है ना, कॉट थीटा होगा बेसिकली। ओके, ये क्लियर है। और दूसरे केस 2 में क्या पढ़ाया था? केस 2 में ये पढ़ाया था कि उसको एग्जैक्टली अगर यहां से पी से क्यू पहुंचना है तब किस एंगल में स्टार्ट होना है। इसका मतलब इस टाइम में ये एंगल मेरे को नोन नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट एंगल मेरे को पता है, राइट। तो रिजल्टेंट का एंगल कितना है? π/2, तो 10π/2 इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ करंट प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट cos थीटा इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ करंट बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। क्योंकि 1090 इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें आप पुट करें यहाँ पर 1090 हो जाएगा, तो 1090 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी समथिंग बाय 0, समथिंग बाय इन्फिनिटी इक्वल 0, तो इसको इधर हम ले सकते हैं, तो b प्लस a cos थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं। ओके, ये एंगल से उसको तैरना चाहिए। ओके, थीटा इस केस में मेरा ये वाला एंगल, ये थीटा। ओके, आप सॉल्व करें, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे है, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने आपको जस्ट वापस से हिंट दे दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर ए, दूसरी वेक्टर है वी, ए की वैल्यू है axi प्लस ayj प्लस azx और az के, और bxi byj एंड bz के। हमने ये पढ़ा है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, कब? जब एंगल 0 होता है, चूंकि दोनों बीच में, और ये एंगल 90 डिग्री हो तो आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, बना ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होगा। ओके, तो अगर हमें मान लीजिए कि ए डॉट बी निकालना आ रहा है, तो ए डॉट बी निकालेंगे और डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा? दोनों वेक्टर का बीच का एंगल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर this you can use for finding angle। between vectors। okay, अगर मुझसे ये पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो मैंने जैसे कल ही बताया था कि ये अगर ए है और ये अगर ए cos थीटा है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। तो कंपोनेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया? ए cos थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फिर इस फॉर्मूला से? ए डॉट बी बाई बी, बी का मॉडुलस। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नीट्यूड नहीं बोले, सिर्फ डायरेक्शन में पूछे, तो जब डायरेक्शन होगा तो एक वेक्टर में क्या होता है? एक वेक्टर में बेसिकली दो चीज होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर देता है। तो मैंने क्या पूछा? कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो डायरेक्शन किधर ले रहे हैं? बी की तरफ। तो बी का डायरेक्शन कैसे शो करेंगे? बी के यूनिट वेक्टर से। ये बी का यूनिट वेक्टर है, बी इज यूनिट वेक्टर। तो बी का यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, जैसे हमने तुमको आपको पहले ही बताया था, v इक्वल टू क्या होता है? v मॉडुलस इनटू v का यूनिट वेक्टर। तो v का यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ? v वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ v। तो अगर b वेक्टर है तो क्या होगा? b वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ b। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। ठीक है, तो इसमें यूनिट वेक्टर इंक्लूड है। कोई बोलेगा डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a होगा तो क्या होगा? इसी को लिख सकते हैं a डॉट b बाई a वेक्टर बाई मॉड a। ये क्या हो गया? कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a। ओके, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम्स है 9 से लेके जितनी प्रॉब्लम्स है सब के सब इसी बेस्ड है। तो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आप सॉल्व अपने से करें, क्योंकि वेक्टर लॉ एडिशन का थोड़ा सा इस्तेमाल है। तो मैं अगर बता दिया तो आप पीछे अभी जो मैंने आपको बताया था स्लाइटली कि वेक्टर एडिशन को कैसे करते हैं, वो फिर आपका मिस हो जाएगा। तो आप बेहतर है कि उसको खुद से करें। ठीक है, अभी
जैसे मान लीजिए कि ये ए क्रॉस बी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मॉड ए मॉड बी साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा था, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो था दैट इज व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो अगर किसी जगह ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो आप बेसिकली क्या निकालेंगे, आप बेसिकली ये करेंगे ए क्रॉस बी में ए बी, और आप उसका साइन फाई ले लेंगे, उसको सॉल्व करके दिखा देंगे, है ना। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर का परपेंडिकुलर, अब यूनिट वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, मतलब मॉड ऑफ ए एंड बी करके, क्योंकि ये जो है इसको अगर मान लीजिए ऐसे लिखूं और ये ऐसे लिखूं, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन फाई एंड डायरेक्शन, तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ए और बी का मैग्नीट्यूड है इसका मतलब, क्योंकि ये तो डायरेक्शन वाला पोर्शन है। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अभी वही पढ़ा ना ऊपर में हमने, तो इसी वजह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। अभी थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब देखिए ये वेक्टर है, मान लीजिए ओ, ये है ए, ये है बी। ओके, एक अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ओ बी सी एंड ए, ये ड्रॉ कर दिया पैरेललोग्राम। ओके, थीटा, इसको थोड़ा सा पीछे, अगर ये थीटा है तो ये वाला बी साइन थीटा हो जाए, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंशन करें, मान लीजिए पी पॉइंट तक लेके आते हैं और इसको ऐसे ऐड कर देते हैं और इसको यहाँ पे इसको एक्सटेंशन, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया ओ पी टी बी, ये ओ पी टी बी एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है बी साइन थीटा, ठीक है। तो ब्रेथ अगर बी साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको लेंथ हो गया ए इंटू बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा हो गया। ए बी साइन थीटा आपने कहाँ पढ़ा था, ए बी साइन थीटा हमने पढ़ा था कि इसमें ए क्रॉस बी में, तो हम लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेलल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी वही होगा फिर ए क्रॉस बी का। मतलब अगर कोई बोलता है कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मान लीजिए ये ट्राइंगल निकालना चाहते हैं, तो ये ट्राइंगल क्या, देखिए एक ट्राइंगल यहाँ बना है, एक ट्राइंगल एग्जैक्टली यहाँ बना, ये दोनों ट्राइंगल का ट्वाइस ऑफ पैरेललोग्राम, ये हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर कभी भी दो वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों वेक्टर से कुछ ट्राइंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालना है, तो आप क्या करें, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसको बाई 2 कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप देखिए अप्लाई कहाँ कर सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग न्यूमेरिकल्स में। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं एक और मेथड से, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर है मान लीजिए i प्लस जे, दूसरा वेक्टर है मान लीजिए b जो है वो i प्लस जे प्लस के। अब इसका a क्रॉस b करने के लिए बोला गया है, ठीक है। मान लीजिए क्रॉस b निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो i j करके क्रॉस करेंगे, i j k करेंगे, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई क्रॉस आई इज, आपको पता है आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई से जे की तरफ घूम रहे हैं तो के निकलेगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द दो वेक्टर होता है। तो इस तरह के हमको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड बहुत टफ मेथड है, राइट। अगर इसको बहुत बड़े वेक्टर्स के लिए आ जाए तो ये बहुत ही टफ मेथड बनेगा। तो इसको हम कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व इट। ओके, जब भी ऐसे आए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कुछ नहीं है, ऑब्वियसली कोई मेथड तो बेसिक मेथड तो यही है, लेकिन मतलब और एक मेथड है वो देखना चाहते हैं।
तो अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये है डिटर्मिनेंट मेथड। ये अभी 11th में मैथ्स में आएगा, डिटर्मिनेंट मेथड, या 12th में आएगा, ओके, सिलेबस के हिसाब से। तो मान लीजिए एक वेक्टर है a1, इसका वैल्यू है axi ayj az के। दूसरा वेक्टर है v1, इसका bxi byj bz के। तो जब हम डिटरमिनेंट मेथड में लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स को एक तरफ लिखते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या है मेरा, i j k, ओके। अब उसके साथ में हम क्या लिखते हैं, उसके साथ में से जो कोफिशिएंट है उसको लेकर मेंशन कर देते हैं। ये होगा ax bx ay by az bz। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आई वाला कॉलम ले लेते हैं, ये कॉलम और ये रो जिसमें आई लिखा हुआ है, आई हमने बाहर कर लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस क्रॉस, ओके। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, एक हो गया। अब मान लीजिए हमको जे का करने के लिए बोल रहा था, हम क्या कर रहे हैं, जे को बाहर निकाल लिया हमने, प्लस करके प्लस किया, यहाँ पे जे बाहर निकाल लिया। अब जे बाहर नहीं है तो जे वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देना है और जे वाला रो को छोड़ देना है। तो क्या बचा, ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, ठीक है। अब क्या है कि के वाला मान लीजिए जो है के को लेना है, तो के का कॉलम को छोड़ देना है, के रो को छोड़ देना है। तो क्या बचा, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, इसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। इसको इस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लें, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये मैं जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट में पढ़ा रहा हूँ उसको मैं चढ़ा दूंगा, सो दैट आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, जब भी इस तरह का आप सवाल वाल देखें तो हेल्प हो जाए। तो मैं जब सिर्फ समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस पे सारा का सारा एडिशनल चीजें बता भी रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए ए क्रॉस बी जीरो है, मान लीजिए फाइव इक्वल टू जीरो, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, साइन फाइव जीरो, अभी हमने पढ़ा था, ओके। तो ए क्रॉस बी जीरो है मतलब पैरेलल है, पैरेलल का मतलब कोलिनियर भी है। तो अगर ये साइड जीरो हो जाए तो ये सारे साइड जीरो होने पड़ेंगे, जीरो प्लस जीरो तब जीरो होगा। इसका मतलब अगर हम पहले वाले कंपोनेंट करते हैं तो इस कंपोनेंट को जीरो होने के लिए क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड इक्वल टू जीरो। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि ए वाई बाई बी वाई इक्वल टू ए जेड बाई बी जेड, ठीक है। इसी को अगर फर्दर आप इक्वेट कर दें तो सारे के सारे इसी रेशियो में आएंगे। मतलब मैं अगर ये कंडीशन लिख दूं कि अगर दो इक्वेशन है उसमें अगर ए एक्स बाई बी एक्स ए वाई बाई बी वाई ए जेड बाई बी जेड का रेशियो अगर बराबर है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आप देखिए कि इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ये वाला। इसमें हम क्या, एक चीज एडिशनल आपको हम बता रहे हैं फिलहाल कि फॉर एग्जांपल अभी तक कोलिनियर बताया, कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए ये एक प्लेन है, ओके। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी। ये तीनों वेक्टर कहाँ पर है, इसी प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इन सब वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इस तरह तो एग्जाम में सॉल्व तो नहीं करेंगे ना। मान लीजिए कि ये वेक्टर है मेरा ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है, मान लीजिए एक मैं फिगर की तरफ चलता हूँ, सॉरी मैं फिगर में ए इसको बी लिया था, मैं ए, अभी इसमें चलते हैं। देखिए ये वाला वेक्टर हमने बी लिया था, ये वेक्टर सी लिया था। तो बी क्रॉस सी का मतलब क्या होगा, बी क्रॉस सी का मतलब होगा बी से सी गुमा ऊपर जाएगा। तो ये जो एंगल होगा बी, ऐसे मान लीजिए बी है, ये सी है, ये बी, ये सी है, तो ये वाला होगा बी क्रॉस सी। अब मैंने इसमें क्या किया, और एक वेक्टर ले लिया जो कि इससे थीटा डिग्री पे है, मान लीजिए ए, ये वेक्टर ए।
अब इन सबको अगर जोड़ के हम एक ये बनाते हैं, क्योंकि ये 3D में आ गया, तो पैरेललोग्राम तो बनेगा नहीं, पैरेललोग्राम तो 2D का होता है। तो 3 में हो गया तो क्या हो गया, पैरेललोपाइड। क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोपाइड। तो अगर मान लीजिए इसका वॉल्यूम निकालना है, तो देखिए इसका मतलब अगर A क्रॉस B करेंगे तो क्या निकलेगा, सॉरी B क्रॉस C करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया, राइट। B क्रॉस C का मतलब निकलेगा एरिया, और एरिया में अगर मैं हाइट को जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या है कि A डॉट B क्रॉस C gives us nothing but the area of a volume of parallel. ठीक है। तो देखिए मैंने A को जो है B क्रॉस A और B क्रॉस C के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कितना बनाया मैंने एज्यूम कितना किया है, थीटा। ठीक है। तो अगर मैं A डॉट B क्रॉस C लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा A तो लिख ही दिया, BC साइन B क्रॉस C का मतलब होता है BC साइन फाई इंटू कॉस थीटा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड एंड A कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए थीटा इक्वल टू मेरा 90 डिग्री हो जाए, ये थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, ओके। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है थीटा अगर 90 हो जाएगा, ये B क्रॉस C था, थीटा 90 हो जाए तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जो मान लीजिए फिलहाल जेड डायरेक्शन पे था, वो जेड डायरेक्शन में ना होके इसलिए एक्स पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए तो पहले से उस डायरेक्शन में बी तो था ही, अब ए भी आ गया और सी इधर है, तो इसका मतलब किस तरह का वेक्टर हो गया, कोप्लेनर। तो मतलब इफ ए डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो सब वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ फोर्थ, this is again based on position vectors and using vector law of additions, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक पोजीशन वेक्टर है A, ये पोजीशन वेक्टर है B, ये पोजीशन वेक्टर है C। ये 3 पॉइंट्स में टच कर रहे हैं, A पे, B पे और C पे। तो इस ABC को जोड़ते हुए एक ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। तो इस ABC को जोड़ते हुए ट्रायंगल बन गया, तो AB का वैल्यू, OB का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OB। तो OB जो होगा वो होगा A प्लस ए, माने OA प्लस AB इक्वल टू होगा OB। अगर ये ट्रायंगल लिया जाए, ये ट्रायंगल हो गया मेरा OAB में, ओके। तो इसका मतलब B इक्वल टू OA प्लस AB है, तो मतलब AB का मतलब क्या हो गया, B माइनस A। तो अगर दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जो कि एक पॉइंट B को बता रहा है, दूसरा पॉइंट A का बता रहा है, और मुझे ये निकालना हो तो क्या करेंगे, B में A को माइनस कर दिया। सिमिलरली AC का वैल्यू क्या होगा, ये AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू हो जाएगा, इस ट्रायंगल में आइए, ये ट्रायंगल में, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, OC माइनस OA। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAC में अगर मुझे AC निकालना है तो मैं कह रहा हूं OA प्लस AC इज इक्वल टू OC। AC इक्वल टू हो गया OC माइनस OA। OC C है तो ये A हो गया, तो C माइनस A। तो अब इसका मतलब आपको दो वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर मिल गया AB, एक डायरेक्शन मिल गया, दूसरा मिल गया AC, दूसरा डायरेक्शन मिल गया। अगर बोले कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डिवाइड बाई 2, क्योंकि वो पैरेललोग्राम का आधा होता है। तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये कुछ हिंट्स थे जो कि अभी आपको ये 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो काइंडली हिंट्स को सफिशिएंटली यूज करें एंड वापस से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए अपने एंड पे, ठीक है। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हमें रीच करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी हम इसके न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन पोस्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारी जो ईमेल आईडी है physicsguru.com@gmail.com पे, वहां पर भी आप कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, विल बी हैप्पी टू हेल्प। And one more polite request before we end this session, that kindly subscribe and press the bell icon so that you can get the instant notification whenever we upload a new video for you. And hope all these videos are proving of a great help to you.
if by any chance you are thinking that we might need an improvisation or need an improvement as well, kindly share your views to us, that what kind of uh, things that we should incorporate in our session, so that it can benefit you more. Whether it should be a problem session, whether there should be a Q&A session, a question and answer session where you can ask something to us, so we can go live as well for that and solve your queries. So with this note, I'm just ending this session. Stay healthy and follow the COVID guidelines at your home as well as outside, and all the best. Thank you.